आवाज में कहा, कोई एहसान नहीं है आपका मुंह पर, बल्कि आप और आपके पति मेरी माँ के एहसानों तले दबे हुए हैं। आपकी बेटी को जेल भिजवाया है उसकी जान बचाकर, वरना जो उसने किया था शायद उसकी सजा में उसे मौत मिलती। रही बात आपके पति की कंपनी पर कब्जा करने की, तो वो कंपनी मेरी है। मेरे नाना जी ने उस कंपनी को खड़ा किया था और मेरी माँ ने उसे कामयाबियों तक पहुंचाया। आज भी वो कंपनी मेरे नाम पर है, जिस पर आप लोगों ने अपना हक जमाया था। आज तक जो आपने खाया है, पिया है, पहना है, वो सब कुछ असल में मेरे पैसों का है। इसलिए ये तो दोबारा कभी मत कहना कि मैं आपके एहसानों तले दबी हुई हूँ। अगर मैं चाहूँ तो हिसाब किताब भी ले सकती हूँ मेरे पैसों का। आइंदा से मुझसे बात करने से पहले 10 बार सोच लेना। आपकी हर एक बात का जवाब आपको डबल डोज के साथ मिलेगा, इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोचना जरूर। आपकी बेटी को उसी के कर्मों का फल मिला है। मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे उसने, और अटेम्प्ट टू मर्डर एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपके पति ने मेरी कंपनी पर कब्जा किया था, इसके लिए मैं लीगल एक्शन ले सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही, इसलिए मुझे परेशान मत कीजिए। चांदनी ने अपनी आवाज में सख्ती रखते हुए सब कुछ एक ही सांस में बोल दिया। उसने अपनी बात खत्म करने के बाद बिना बताए सीधा फोन काट दिया। फोन साइड रखने के बाद उसने दोबारा से सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ ही देख रहा था। कैसा लगा आपको? मैंने ठीक तो बोला ना? चांदनी ने थोड़ा मासूम सा चेहरा बनाते हुए 32 के 32 दांत दिखाते हुए पूछा। मेरी संगत का असर हो रहा है तुम पर, तुमने तो बोलती बंद कर दी। वेल डन स्वीट हार्ट, तुमने साबित कर दिया कि मिसेस सर्वज्ञ सिंह राजावत बनने के काबिल सिर्फ तुम हो। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी की गाल को चूमते हुए कहा। सर्वज्ञ पीछे होने लगा तो चांदनी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और प्यार से उसकी नाक पर किस करते हुए बोली, थैंक यू, मुझे महसूस करने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूं। कोई है मेरे साथ जो मेरे डगमगाने पर मुझे संभाल लेगा। सर्वज्ञ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने चांदनी के माथे को चूमते हुए बोला, हमेशा ऐसा ही विश्वास रखना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं। अब तुम आराम कर लो। चांदनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और लेट गई। सर्वज्ञ ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और चांदनी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। उसने एक बार फिर से चांदनी का माथा चूमा और कमरे से बाहर निकल गया। शाम ढल गई थी। सर्वज्ञ ने घर पर फोन करके बता दिया था कि वो आज घर नहीं लौटेंगे। सौभाग्य ने भी कोई बहाना बना दिया था। रुद्रांश और माही इस वक्त राजावत मैंशन में ही थे। रुद्रांश और माही इस वक्त हाल में दादा दादी के साथ बातें कर रहे थे। वो दोनों तो है नहीं घर पर, इसलिए नेताजी के घर तू ही जा। अब तो वैसे भी मैं और तेरे दादाजी बूढ़े हो गए हैं, अब तो तुम लोगों को ही। दादी माँ ने इतना ही कहा था कि रुद्रांश ने उनकी बात काटते हुए बोला, दादी माँ, पता है हम लोगों को भी अब आगे जाकर उनके बच्चों से जान पहचान बढ़ानी होगी। आप लोगों ने तो अपने टाइम पर बहुत निभा ली, अब हमारी बारी है, वगैरह वगैरह। मुझे सब याद हो गया है अब तो। रुद्रांश ने आंखें रोल करते हुए कहा, अच्छी बात है अगर याद हो गया है, चलो कुछ तो तेरे दिमाग में पड़ा। अब जा खुद भी तैयार हो और माही की भी मदद कर। 8:00 बजे हल्दी का फंक्शन है, इसलिए जल्दी निकल जाना। दादी माँ ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, तू जाने से पहले मुझसे भी मिल लेना, नहीं तो अभी चल मेरे साथ, मैं तुझे बता देता हूँ किसके लिए क्या लेना है। बाकी जो उनकी बेटी के लिए शगुन के गहने हैं वो तेरी दादी तुझे दे देगी। दादाजी ने भी रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, जी दादाजी, अब हम चलते हैं क्योंकि आपकी बहू रानी को तैयार होने में वक्त लगता है। रुद्रांश ने माही की तरफ देखते हुए शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। माही ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए मुंह बना लिया। रुद्रांश उसे जानबूझकर सता रहा था। इस नालायक की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो बेटा, तुम जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। दादी माँ ने प्यार से माही की तरफ देखते हुए कहा। माही फिर एक मुस्कुराहट लिए वहां से चली गई। रुद्रांश दादी दादा के साथ कुछ देर बातें करते रहा और फिर उनके साथ उनके कमरे में शगुन लेने चला गया, जो उसे शादी में जाकर देना था। लगभग 40 मिनट बाद जब वो रूम में तैयार होने आया तो उसके कदम दरवाजे पर ही ठहर गए थे। माही इस वक्त तैयार हो रही थी। उसने रेड कलर की नेट वाली खुले पल्ले की साड़ी पहनी हुई थी, कानों में बड़े बड़े झुमके डाले हुए थे, गले में खूबसूरत सा नेकलेस और साथ में राजावत खानदान का पुश्तैनी मंगलसूत्र। राजावत खानदान की हर बहू का मंगलसूत्र एक खास मंगलसूत्र होता था,
उस पर कुछ मोहर छुपी होती थी। हाथों में कांच की लाल लाल चूड़ियां जो छन छन की आवाज कर रही थीं। मांग में भरकर सिंदूर और बाकी मेकअप तो अभी उसे करना था। रुद्रांश ने कभी भी माही को इस तरह से सजा हुआ नहीं देखा था, और आज देखा था तो उसकी पूरी बत्ती गुल हो गई थी। रुद्रांश का सीना तो इस वक्त तना हुआ था और उसकी बॉडी में इसी तरह की सिहरन सी फैली हुई थी। माही तैयार होने में व्यस्त थी, इसलिए उसे एहसास नहीं हुआ कब रुद्रांश दरवाजा बंद करके उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। माही ने अपने माथे पर छोटी सी लाल बिंदी लगाते वक्त पीछे आईने में उसे दिखा। रुद्र, जाओ, तुम भी जाओ, तैयार हो जाओ। माही ने एक बार रुद्र की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपनी आंखों में काजल डालने लगी। उसने काजल डालकर पेंसिल नीचे रख दी तो देखा रुद्र अभी भी उसके पीछे ही खड़ा हुआ था। रुद्र को पीछे खड़ा देखना है, पलटकर उसकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगी। क्या कर रहे हो? जाकर तैयार हो जाओ। 6:30 हो गए हैं। दादाजी ने कहा ना 8:00 फंक्शन शुरू हो जाएगा, हमें पहले पहुंचना है, माही ने रुद्रांश से कहा। लेकिन रुद्रांश तो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ था। उसने अगले ही पल माही की कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटा लिया। अब तो माही के दिल की धड़कनें भी 100 की स्पीड से दौड़ रही थीं। रुद्रांश की आंखों में आज माही को एक अलग सी शरारत दिख रही थी। डन, क्या कर रहे हो? जाकर तैयार हो जाओ। 6:30 हो गए हैं। दादाजी ने कहा ना 8:00 फंक्शन शुरू हो जाएगा, हमें पहले पहुंचना है, माही ने रुद्रांश से कहा। लेकिन रुद्रांश तो अपनी ही दुनिया में कहीं खोया हुआ था। उसने अगले ही पल माही की कमर में हाथ डाल उसे खुद से सटा लिया। अब तो माही के दिल की धड़कनें भी 100 की स्पीड से दौड़ रही थीं। रुद्रांश की आंखों में आज माही को एक अलग सी शरारत दिख रही थी। अब आगे रुद्र, आप क्या? माही ने रुद्रांश की आंखों में देखते हुए घबराहट के साथ अटक अटक कर बोला। रुद्रांश ने अगले ही पल अपनी नाक माही की गाल पर सहलाना शुरू कर दिया, जिससे माही के पूरे बदन में अंगारे उठ रहे थे। माही रुद्रांश की बाहों में ही सिमटने लगी थी। थोड़ी देर लेट हो भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है वाइफी, उन लोगों की रस्म रुक तो नहीं जाएगी हमारे बिना। रुद्रांश ने माही की गाल से होते हुए उसके कान तक अपनी नाक सहलाते धीमी सी आवाज में कहा, रुद्र आपको। माही ने घबराते हुए रुद्र के सीने पर हाथ रख इतना ही बोला था कि उसकी सांसें अटकने लग गईं। रुद्र ने उसकी ब्लाउज की डोरी खोल दी थी। रुद्रदा दीने, माही ने आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से सांसें संभालते हुए रुक रुक कर बोला। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, उसकी सांसें काफी भारी हो गई थीं। रुद्र अपनी उंगलियों की बैक साइड उसकी बॉडी पर सहलाते हुए धीरे धीरे माही की पीठ से होता हुआ उसके कमर की तरफ बढ़ रहा था। माही को वो सब एक अलग ही फीलिंग दे रहा था। उसके पेट में गुदगुदी सी हो रही थी। माही ने कभी भी ऐसे एहसास महसूस नहीं किए थे। रुद्र जहां छू रहा था उसकी छुअन उसे ठंडक भी दे रही थी और सेम टाइम पर जलन भी। कुछ देर कुछ न कहो वाइफी, आज रुद्र खुद को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा और ना ही अपनी लिमिट क्रॉस करूंगा, आई प्रॉमिस। बस थोड़ा सा प्यार करूंगा, प्लीज परमिशन दो ना। रुद्रांश ने प्यार से माही के माथे से अपना माथा लगाए हुए कहा। माही का दिल भी इस वक्त रुद्रांश के प्यार को महसूस करना चाहता था। रुद्रांश की छुअन ने जो माही के बदन में अंगारे से लगाए थे, अब तो वो सिर्फ रुद्रांश ही शांत कर सकता था। साथ ही माही के दिल में एक अलग सी खुशी थी, जब उसका पति उसे छूने से पहले हमेशा इसकी परमिशन मांगता रहता था। माही को खुद रुद्रांश पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्यार आने लगा था। उसने हल्का सा आगे होकर रुद्रांश के होंठ अपने होठों से छुए और फिर पीछे हट गई। रुद्रांश को जो परमिशन चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी। रुद्र ने अगले ही पल माही को अपनी बाहों में उठा लिया और बेड पर ले आया। माही बेचारी तो शर्म के मारे अपनी आंखें ही नहीं खोल रही थी। माही जितना शर्मा रही थी, रुद्रांश को उस पर उतना ही प्यार आ रहा था। आई लव यू वाइफी, रुद्रांश ने प्यार से माही के माथे को चूमते हुए कहा। रुद्रांश के इकरार से माही के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी। रुद्रांश ने फिर बड़े प्यार से माही की दोनों आंखों को चुम्मा, फिर उसकी छोटी सी नाक को, उसकी दोनों गालों को और फिर फाइनली उसके होठों को कब्जे में ले लिया। रुद्रांश माही को इतने सॉफ्टली किस कर रहा था जैसे किसी पंखुड़ी को चूम रहा हो। माही के होठों के बाद
रुद्रांश ने उतनी ही सॉफ्टली और प्यार से माही की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। उसने माही के ब्लाउज का एक शोल्डर नीचे किया और उसके कंधे पर प्यार से अपने होंठ चलाने लगा। रुद्रांश सही मायने में माही को प्यार कर रहा था, जिसमें कोई डिजायर्स नहीं थे, बस प्यार ही प्यार था। माही का एक हाथ रुद्रांश के कंधे पर ठहरा हुआ था और दूसरा उसके बालों में चल रहा था, जो रुद्रांश को भी एक सुकून दे रहा था। माही की वो मीठी मीठी आहें रुद्रांश को मानो सबसे मीठी मेलोडी की तरह महसूस हो रही थी। थोड़ी देर तक इसी तरह से प्यार करने के बाद रुद्रांश ने माही के माथे को छूमा और थोड़ा ऊपर उठकर उसे देखने लगा। अब क्या इसी तरह आंखें बंद रखने का इरादा है मिसेज रुद्रांश सिंह राजावत? अभी तो मैंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं और तुम इतना ज्यादा शर्मा रही हो। रुद्रांश ने अपनी फिंगर्स की बैक साइड से माही की गाल को प्यार से सहलाते हुए कहा। माही ने फिर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और रुद्रांश की आंखों में देखा, जो उसे बेहद प्यार से देख रहा था। आज जो प्यार रुद्रांश ने उसे दिया था, उसके बाद तो माही के दिल में रुद्रांश के लिए प्यार और ज्यादा गहरा हो गया था। माही की आंखें धीरे धीरे नम हो रही थीं। उसने रुद्रांश के कंधे से अपना हाथ स्लाइड करते हुए उसके चेहरे पर लाया। आई लव यू रुद्र। माही ने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ हल्की भीगी आंखों से रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा। आज पहली बार माही ने अपने दिल की बात रुद्रांश से कही थी और पूरे दिल से कही थी। माही ने रुद्रांश को केयर जताई थी, अपना प्यार भी जताया था, लेकिन कभी जुबान से कहा नहीं था। शायद माही को जिस एहसास की जरूरत थी, जिस प्यार को महसूस करने की जरूरत थी, वो उसे महसूस हो चुका था। उसने आज अपने दिल को और नहीं रोका और रुद्रांश के आगे अपना दिल खोल ही दिया। माही के मुंह से वो शब्द सुनने के बाद तो रुद्रांश के दिल की धड़कन हर रिकॉर्ड तोड़ रही थी। उसने करवट लेकर माही को अपने ऊपर कर लिया और कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर तक रुद्रांश उसी तरह माही को अपने करीब, अपनी रूह तक महसूस करता रहा और फिर लगभग आधे घंटे बाद दोनों ही पार्टी के लिए निकल गए। दूसरी तरफ आहूजा मेंशन में इस वक्त टहलका मचा हुआ था। नीलम तो जैसे पागल हो चुकी थी। उसने घर की ऑलमोस्ट सारी कांच की चीजें तोड़ दी थीं। हर्षवर्धन के लिए भी उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। नीलम, शांत हो जाओ। ऐसे चीजों पर गुस्सा निकालने से क्या होगा? तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लोगी, रुक जाओ। हर्षवर्धन ने नीलम को पीछे से पकड़ते हुए कहा। मैं उस लड़की की जान ले लूंगी। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बेटी, मेरा पैसा, मेरा रुतबा, सब कुछ। हर्ष, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी वापस ला कर दो और उस चांदनी की लाश। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नीलम ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वही होगा जैसा तुम चाहोगी। अभी शांत हो जाओ। मैं जानता हूं उस लड़की को रास्ते पर कैसे लाना है। हमारे पास अभी भी एक हथियार बाकी है। वक्त आ गया है उस हथियार को सामने लाने का। चांदनी को अपनी मुट्ठी में करने का अब वही एक तरीका है। हर्षवर्धन ने नीलम को अपनी बाहों में पकड़े हुए बोला। हर्षवर्धन की बात सुनकर नीलम, जो अभी तक उसकी बाहों में तड़प रही थी, एकदम से शांत हो गई। तुम ठीक कह रहे हो, हमें उसे अब बाहर निकलना होगा। ऐसे ही एक दिनों के लिए तो हमने उसे अभी तक जिंदा रखा है। नीलम ने हर्षवर्धन की तरफ पलटते हुए कहा। हाँ, इसलिए तुम ज्यादा सोचो मत। अभी भी हमारे हाथ से कुछ नहीं गया है। तुम देखते जाओ कैसे मैं उस सर्वज्ञ और चांदनी को सबक सिखाता हूं। वो कंपनी और सारी जायदाद चांदनी खुद हमारे नाम करेगी। उसके बाद बारी आएगी सर्वज्ञ सिंह राजावत की, वो भी तड़पेगा। उससे भी मैंने उसका चैन न छीन लिया तो मेरा नाम भी हर्षवर्धन आहूजा नहीं। उसकी जो आंखें उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए प्यार दिखा रही थीं, उनमें मैं सिर्फ नफरत भर दूंगा। हर्षवर्धन ने आंखों से नफरत बरसाते हुए कहा। इसके बाद नीलम और हर्षवर्धन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई। उनका चेहरा बता रहा था कि उन दोनों की खोपड़ी में बहुत बड़ी खुराफात चल रही थी। वही चांदनी सोकर उठ चुकी थी और कमरे में लेटी हुई सर्वज्ञ की तस्वीर को देखकर बातें कर रही थी। कहाँ हो आप? आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। पहले तो मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा और अब खुद भी मेरे पास नहीं आ रहे। चांदनी ने छोटे बच्चों जैसे मुंह फूलते हुए कहा। तुम्हें छोड़कर भला मैं कहाँ जा सकता हूँ स्वीट हार्ट। तुम नहीं जानती, तुम्हारे इस चेहरे को देखना मेरी आदत बन चुकी है। मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, ये तुम सोच भी नहीं सकती।
जब तुम दिखती नहीं हो तो मेरी पूरी दुनिया अधूरी हो जाती है। सर्वज्ञ ने धीमे कदमों से चांदनी के पास आते हुए कहा। सर्वज्ञ का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे फोल्ड था। चांदनी के चेहरे की मुस्कुराहट डबल हो गई थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि सर्वज्ञ उसके लिए कुछ लाया था। क्या है आपके हाथ में? क्या छुपा रहे हो आप? चांदनी ने एक एक्साइट बच्चे की तरह उछलते हुए पूछा। चांदनी की इतना ज्यादा एक्साइटमेंट देखकर सर्वज्ञ को हंसी आ गई। वो बेड पर चांदनी के सामने बैठ गया और अपने हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम इतनी प्यारी क्यों हो यार? मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। सर्वज्ञ की बात पर चांदनी और ज्यादा खिलखिलाने लगी। सर्वज्ञ भी मुस्कुराते हुए उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। उसने आगे होकर चांदनी के माथे को चुन लिया। अपनी आंखें बंद करो स्वीट हार्ट, सर्वज्ञ ने बड़े प्यार से बोला। चांदनी ने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथ सर्वज्ञ के आगे कर दिए, जैसे सर्वज्ञ वो चीज उसके हाथों में रखने वाला था। सर्वज्ञ को तो चांदनी की मासूम सी सूरत पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। अगले ही पल चांदनी को अपने सर पर कुछ महसूस हुआ। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और ऊपर देखते हुए महसूस किया कि सर्वज्ञ ने उसके सर पर कुछ टिकाया था। उसने हाथ लगाकर टच किया तो वो इतना तो समझ गई कि यह फूलों का टियारा था। उसने जल्दी से आईने की तरफ मुंह कर लिया और खुद को आईने में देखने लगी। आईने में देखते ही चांदनी का मुंह खुल गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ये सच में बहुत सुंदर है सर्वज्ञ, चांदनी ने खील खिलाते हुए कहा। उसके चेहरे का नूर तो आज अलग सा था। चांदनी का चेहरा तो जैसे सच में आज चमक रहा था। तुम्हें पसंद आया ना स्वीट हार्ट? सर्वज्ञ ने चांदनी को प्यार से देखते हुए पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद आया, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा और हल्का सा आगे बढ़कर सर्वज्ञ की गाल पर किस कर दिया। वैसे आप ये कहां से ला? चांदनी ने इतना कहा और रुक गई। उसने जल्दी से टियारा को अपने सर से उतरकर हाथ में पकड़ लिया। ये गुलाब के फूल तो गार्डन में लगे हुए थे ना? मतलब कि आपने खुद बनाया है? चांदनी ने हैरानी से बड़ी बड़ी आंखों से सर्वज्ञ की तरफ देखते हुए पूछा। सो व्हाट? अपनी जान के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। मेरी प्यारी सी राजकुमारी पर फूलों का सॉफ्ट ताज ही सही है। सर्वज्ञ ने थोड़ा आगे होकर चांदनी की नाक से अपनी नाक सहलाते हुए कहा। चांदनी ने अचानक से सर्वज्ञ को हल्का धक्का दिया, जिस पर सर्वज्ञ हैरानी से चांदनी को देखने लगा। चांदनी ने टियारा टेबल पर रख दिया और फिर सर्वज्ञ की तरफ घूर कर देखने लगी। हाथ दिखाओ अपने, चांदनी ने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा। सर्वज्ञ अब समझ गया था कि चांदनी ऐसे नाराज क्यों हो रही थी। वो टियारा अलग अलग रंग के गुलाब के फूलों से बनाया हुआ तो जाहिर सी बात है कि उन्हें तोड़ते वक्त कांटे भी लगे ही होंगे। ये सच भी था कि सर्वज्ञ को वो टियारा बनाते हुए बहुत कांटे छुए थे। म्याऊं बिल्ली, गुस्सा मत करो ना, मैं ठीक तो हूं और मैंने इतने प्यार से तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए टियारा बनाया था, लेकिन तुम तो उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही हो। सर्वज्ञ ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। बातें मत बनाओ, ठीक है, अपने हाथ दिखाओ चुपचाप मुझे। चांदनी ने थोड़ा आगे होकर जबरदस्ती सर्वज्ञ के हाथ अपने आगे कर लिए। सर्वज्ञ के हाथ में जगह जगह पर लाल कलर के डॉट पड़े हुए थे, जो असल में कांटों के निशान थे जो उसके हाथ में चुभे हुए थे। सर्वज्ञ, ये, चांदनी ने मायूस सी आवाज में कहा, लेकिन उससे पहले ही सर्वज्ञ ने अपने हाथों में चांदनी का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ ऊपर उठा लिया। मैं इतना सॉफ्ट नहीं हूँ स्वीट हार्ट की कांटों की चुभन महसूस हो। यू नो आई एम डेविल किंग ऑफ बैंगलोर। ये सब छोटी मोटी बातें हैं मेरे लिए, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। सर्वज्ञ ने प्यार से चांदनी का चेहरा सहलाते हुए कहा और उसके माथे को चूम लिया। चांदनी का दिल कहाँ इतनी आसानी से मानने वाला था। उसने सर्वज्ञ के हाथों को फिर से अपने हाथों में लिया और उसके हर निशान को अपने होठों से प्यार से चूमने लगी, जैसे उसे दवाई लगा रही हो। ठीक भी था, चांदनी की एक किस सर्वज्ञ के सारे दर्द गायब करने के लिए काफी थी। चांदनी ने फिर नम आंखों से सर्वज्ञ की तरफ देखा, जो उसे बड़े प्यार से देख रहा था। ये म्याऊं बिल्ली, रोना मत प्लीज, मेरी सारी मेहनत पर आंसू फिर जाएंगे। मैं बस तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। सर्वज्ञ की आवाज में एक सच्चाई थी जो चांदनी के दिल को महसूस हो रही थी।
अगले ही पल चांदनी ने सर्वज्ञ के चेहरे को अपने हाथों में भरा और थोड़ा करीब खींचते हुए अपने होंठ उसके होठों से मिला लिए। चांदनी बड़े प्यार से सर्वज्ञ को किस कर रही थी और सर्वज्ञ बिना कोई हलचल किए बस उसे महसूस कर रहा था। अगले ही पल चांदनी बेड से उठकर सर्वज्ञ की गोद में आकर बैठ गई और उसे पूरे दिल से किस करने लगी। सर्वज्ञ ने भी अपनी बाहें चांदनी की कमर पर लपेट लीं और खुद को उसे सौंप दिया। चांदनी के पैर सर्वज्ञ की दोनों तरफ होकर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। चांदनी ने अपना हर एक इमोशन उस किस में डाल दिया था जो सर्वज्ञ का दिल भी महसूस कर पा रहा था। सर्वज्ञ ने भी अब धीरे धीरे अपने के हर इमोशंस का जवाब अपने उस किस में डालकर देना शुरू कर दिया। दो भाई तो अपने प्यार की दुनिया में खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला इस वक्त जैसे सूली पर अटका हुआ था। डन। सर्वज्ञ ने भी अपनी बाहें चांदनी की कमर पर लपेट लीं और खुद को उसे सौंप दिया। चांदनी के पैर सर्वज्ञ की दोनों तरफ होकर उसकी कमर पर लिपटे हुए थे। चांदनी ने अपना हर एक इमोशन उस किस में डाल दिया था जो सर्वज्ञ का दिल भी महसूस कर पा रहा था। सर्वज्ञ ने भी अब धीरे धीरे अपने अंदर के हर इमोशंस का जवाब अपने उस किस में डालकर देना शुरू कर दिया। दो भाई तो अपने प्यार की दुनिया में खुश थे, लेकिन सबसे बड़ा वाला इस वक्त जैसे सूली पर अटका हुआ था। अब आगे। सौभाग्य इस वक्त अपने फार्म हाउस में काउच पर बैठा हुआ था। आज ये फार्म हाउस सौभाग्य को जैसे खाने को दौड़ रहा था, क्योंकि वहां लक्ष्मी नहीं थी। लक्ष्मी नेहा के साथ उसके घर चली गई थी। एक तरफ तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता और दूसरी तरफ तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। ये कैसा जादू कर दिया है लक्ष्मी तुमने मुझ पर? हर वक्त हर पल तुम्हारा चेहरा मेरे जहन में रहता है। मैं तुमसे डाइवोर्स लेने की बात कर रहा था और आज जब तुमने की तो ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया। भगवान मेरी मदद करो। मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूं। काश काश मुझे ये पता चल जाए कि मैं क्या चाहता हूं। सौभाग्य ने अपने घुटनों पर अपनी कोहनियां रख अपने हाथों में अपने चेहरे को भरे हुए बोला। सच में वो जानना चाहता था कि आखिर उसका दिल असल में चाहता क्या था। सौभाग्य को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। रात के 10 बज चुके थे और वो बस हॉल के चक्कर काट रहा था। उसने घर पर दादी को फोन करके और फिर लक्ष्मी के घर पर बहाने से फोन करके पता कर लिया था कि लक्ष्मी दोनों घर पर नहीं गई थी, जिससे उसने खुद ही गैस लगा लिया था कि लक्ष्मी जरूर ही अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में होगी। आज उसकी जो हालत थी उसे कोई संभालने वाला चाहिए था और एक बेस्ट फ्रेंड ही इस वक्त उसे सहारा दे सकती थी। क्या बाद में भी मैं ऐसे ही बेचैन हो जाऊंगा जब वो हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाएगी? सौभाग्य ने डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए कहा। डाइनिंग टेबल की तरफ देखते हुए उसे वो दिन याद आ रहा था जब लक्ष्मी ने पहली बार उसके लिए खाना बनाया था। खाना खाते वक्त दोनों में कोई भी बात नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आंखें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थीं और होंठ एक दूसरे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुरा रहे थे। उस दिन खाने में भी एक कमाल का स्वाद था और साथ ही तृप्ति भी, जो उसे कभी 5 स्टार होटल के इंटरनेशनल चीफ्स के हाथों के खाने से भी नहीं मिली। आज तो सौभाग्य ने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि लक्ष्मी के बिना उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा था। सौभाग्य इधर उधर चलता हुआ लक्ष्मी के कमरे तक आ गया। उसने धीरे से वो कमरा खोला और अंदर आ गया। चारों तरफ लक्ष्मी का सामान था और उसकी खुशबू थी। वहां उसकी 2-3 तस्वीरें भी लगी हुई थीं। सौभाग्य दीवार पर टंगी लक्ष्मी की तस्वीर के पास आ गया। उसने बड़े प्यार से लक्ष्मी के चेहरे जो छुआ। आज बहुत हर्ट कर दिया ना मैं तुम्हें? आई एम सॉरी लक्ष्मी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। उस वक्त सरस्वती को उस तरह बोलता देख घबरा गया था। सौभाग्य ने गिल्ट भरी आवाज में कहा। उस रूम में उसे लक्ष्मी हर तरफ दिखाई दे रही थी। कभी बेड पर बच्चों की तरह अपने टेडी बेयर के साथ खेलते हुए, कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों की वो तितली वाली पिन्स लगाते हुए, कभी स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हुए। बस वो ही वो नजर आ रही थी। गॉड, मैंने कहा था कि एक दिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। सौभाग्य ने अपने सर पर हाथ रखे हुए कहा। वो पलटकर जाना ही लगा था कि उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने पलटकर अलमारी की तरफ देखा, जिसमें से एक कपड़े का टुकड़ा बाहर निकला हुआ था। उस कपड़े के टुकड़े को देखते ही सौभाग्य के आईब्रोज थोड़ी जुड़ गई। सौभाग्य अलमारी के पास आया और उसने अलमारी खोल ली। अलमारी के अंदर का नजारा देखा तो सौभाग्य की आंखें बड़ी हो गईं और मुंह भी खुल गया था।
वहां पर लक्ष्मी के कपड़े नहीं थे, बस सौभाग्य की तस्वीर चिपकी हुई थी। ये लड़की सच में पागल है क्या? सौभाग्य ने अपनी तस्वीरों की तरफ देखते हुए कहा, जिसमें कहीं वो खाना खा रहा था, कहीं लैपटॉप में काम कर रहा था, कहीं सो रहा था। लक्ष्मी ने चुपके चुपके से सौभाग्य की तस्वीरें ली हुई थीं। सौभाग्य की नजर फिर लक्ष्मी के टेडी बेयर मीकू पर गई। लक्ष्मी ने उसे सौभाग्य की शर्ट पहनाई हुई थी, जिसका थोड़ा सा कपड़ा ही अलमारी के बाहर निकल गया था, जिसे देख सौभाग्य थोड़ा चौंक गया था। वो भी सिर्फ शर्ट नहीं पहनाई हुई थी, बल्कि सौभाग्य की वॉच, टाई, सॉक्स और यहाँ तक कि एक चश्मा भी। और मैं सोचता था कि मैं अपनी चीज कहीं रख कर भूल जाता हूँ, जबकि सच तो ये है कि ये चोरनी मेरी चीज चुरा कर बैठी थी। सौभाग्य ने अपनी चीजों की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। लक्ष्मी की सब हरकतें सौभाग्य के लिए उसके प्यार को दर्शा रही थीं, और कहीं न कहीं ये सौभाग्य को भी अच्छा लग रहा था। उसके बाद सौभाग्य की नजर एक ड्राइंग बुक पर पड़ी। उसने खुशी से वो ड्राइंग बुक भी उठा ली, लेकिन जैसे जैसे वो उस ड्राइंग बुक के पन्ने पलट रहा था, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब सी होती जा रही थी। उस ड्राइंग बुक के हर एक पन्ने पर सौभाग्य की तस्वीर बनी हुई थी। फिर एक पन्ने पर लक्ष्मी ने खुद को भी सौभाग्य के साथ बनाया हुआ था। उस ड्राइंग के नीचे ब्लैक पेन से छोटा छोटा लिखा हुआ था। उसने अगला पेज पलटा तो वहां पर लक्ष्मी ने फिर से खुद को और सौभाग्य को बनाया था। इस तस्वीर में सौभाग्य लक्ष्मी की बहुत करीब उसका चेहरा थामे हुए था। ये बिल्कुल उस पल के साथ मिलता जुलता था जब सौभाग्य ने दरवाजे की जगह लक्ष्मी के सर पर दस्तक दे दी थी और फिर उसे देखने के लिए उसके बहुत करीब आ गया। इस ड्राइंग के नीचे भी छोटा छोटा लिखा हुआ था। इससे अगले पेज पर लक्ष्मी ने खुद को सौभाग्य को किस करता हुआ बनाया हुआ था। उसके नीचे छोटे छोटे लिखा था, ये तस्वीर शायद लक्ष्मी ने उन पलों को याद करते हुए बनाई थी जब कल रात सौभाग्य ने उसे किस किया था। वो नींद में थी, इसलिए शायद उसे सब कुछ एक सपना ही लगता रह गया। सौभाग्य के हाथ अब पन्ने पलटते हुए हल्के कांप रहे थे। लक्ष्मी का उसके लिए प्यार और डेडिकेशन देखकर सौभाग्य का दिल भारी होता जा रहा था। अगले पेज में लक्ष्मी ने अपने और सौभाग्य के नाम को एक साथ जोड़कर सजाया हुआ था। फिर आसपास दिल भी दिनाए बने हुए थे। उस पेज पर अचानक से पानी की बूंद गिरी, जो असल में सौभाग्य का आंसू था। बेवकूफ लड़की, चुपचाप से अब मेरे पास वापस आ जाना, और दूर जाने की बात की ना तो तुझसे बुरा कोई नहीं होगा छोटे कच। सौभाग्य ने लक्ष्मी और अपने नाम को उस पेज पर बड़े प्यार से टच करते हुए कहा। उसने अगले पन्ने पर देखा तो सौभाग्य लक्ष्मी नाम के नीचे 2 नाम लिखे हुए थे, अक्ष और साक्षी। सौभाग्य को समझने में देर नहीं लगी कि ये लक्ष्मी ने उनके बच्चों के नाम सोच कर रखे थे। प्रभु, लड़की क्या क्या सोचती रहती है। अगर इसमें अपनी इमेजिनेशन में बच्चे कर रखे हैं तो पता नहीं और क्या क्या सोच रखा होगा। सौभाग्य ने हल्का हंसते हुए कहा। उसने वो ड्राइंग बुक बंद करके अपने सीने से लगा ली। मुझे मेरा जवाब मिल गया लक्ष्मी। मैं जान गया हूं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरा छोटा कछुआ चाहिए। मुझे तुम चाहिए, हर वक्त मेरे करीब। तुम जीत गई और मैं अपना दिल, तो क्या अपना सब कुछ तुम पर हार गया। मैं आ रहा हूं मेरे छोटे कछुए। सौभाग्य ने ही एक मुस्कुराहट के साथ कहा। लक्ष्मी को खुद से दूर करने के ख्याल से भी इतना तड़पता था, आज लक्ष्मी को अपनाने के ख्याल से उसका दिल उतना ही खुश हो रहा था। समझ चुका था कि लक्ष्मी उसका सुकून थी, और सुकून को छोड़ नहीं जाता बल्कि सीने में रखा जाता है। वहीं रुद्रांश और माही पार्टी में पहुंच चुके थे। दोनों इस वक्त मल्हार के साथ खड़े थे। बस यहाँ पर तो बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्रांश ने मल्हार को छेड़ते हुए कहा। तो मैं क्या तेरे घर की गली के बाहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, गधे कहीं के। मल्हार अग्निहोत्री अपने आप में ही एक ब्रांड है। ऑफ कोर्स मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो भी टॉप का। मुझे इनविटेशन आया था इसलिए मैं आया हूँ, मल्हार ने इतराते हुए कहा। वैसे अनु पर आप भी ट्राई मरते थे ना, शायद आपको जलाने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। डोंट यू वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि रात के 1:30 आप वॉशरूम में घुसकर रोते थे। रुद्रांश ने मल्हार को छेड़ते हुए कहा। माही, अपने पति को थोड़ी अक्ल सिखाओ यार, कुछ भी बोल देता है ये। और एक और बता दूं तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए, अनु पर मैं ट्राई नहीं मार रहा था, बल्कि मैं तो माहिर की मदद कर रहा था जो अनु को पसंद करता था। बस उसी के बारे में मैं अनु से बातें करता था। मेरे दिल में तो हमेशा से एक ही थी, मेरे दिल की रानी। आज तक सिर्फ उसकी खुशी के लिए रोया हूं और उसी की यादों में हंसा भी हूं।
वही मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी प्यार था। मल्हार ने अब थोड़ा सीरियस होकर इमोशनली कहा। रुद्रांश भी समझ गया था कि उसने मल्हार को सीरियस कर दिया था। अरे तू सब मत हो, हम दोनों जाएंगे ना सिंड्रेला भाभी को ढूंढने। मैं भी आपके साथ चलूंगा और विश्वास रखिए वो आपको जरूर मिल जाएगी, रुद्रांश ने मल्हार को गले से लगाते हुए कहा। मल्हार के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने रुद्रांश के कंधे पर हल्का थपथपा दिया। तभी उसकी नजर सामने काम कर रही एक लड़की पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आईब्रोज जुड़ गई। रागिनी, मल्हार ने जुड़ी हुई आईब्रो से कहा। हाँ, रागिनी की ही बात कर रहा हूं, मैंने कहा। ना, वह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। साधु तो नहीं हूं, लेकिन एक शिव भक्त हूं और शिव भक्ति का आशीर्वाद और श्राप दोनों जरूर लगता है, रुद्रांश ने बड़े गर्म से कहा। इतनी जल्दी लगता है, ये मुझे नहीं पता था ब्राह्मण देवता, मल्हार ने सामने वेट्रेस के कपड़ों में काम करती रागिनी को देखते हुए कहा। क्या मतलब? रुद्रांश ने थोड़ा कंफ्यूजन के साथ पूछा। मल्हार ने उसके कंधों पर हाथ रखा और एकदम से उसे घुमा दिया, जिससे रुद्रांश को भी अब उस लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा। रागिनी? रुद्रांश ने भी से बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ कहा। हाँ, मल्हार ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे इन्होंने तो ठीक है भैया, पर ये तो यूनिवर्सिटी टॉपर थी ना, तो फिर इसे यहाँ पर इस तरह वेटर का काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो पढ़ाई में इतनी अच्छी था कि उसे सास तरीके से स्कॉलरशिप मिलती रहती थी, और इस जैसी इंटेलिजेंट लड़की को तो कोई भी कंपनी आसानी से जवाब दे दे। फिर इस तरह से होटल में टेबल क्यों साफ कर रही है? रुद्रांश ने कंफ्यूजन भरे चेहरे के साथ कहा। रुद्रांश की बात सुनकर तो आप मल्हार भी यही सोचने लगा कि आखिर रागिनी सक्सेना को इस तरह से होटल में काम करने की क्या जरूरत थी, जबकि वो तो एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी और उसे आसानी से कहीं भी जॉब मिल सकती थी। देखिए भैया, मेरे आशीर्वाद से आपको अपनी महबूबा तो मिल गई, अब आगे की बात आप खुद बढ़ा लीजिए। मैं अपनी महबूबा के साथ कपल डांस करने लगा हूँ, रुद्रांश ने मल्हार से कहा, और फिर मैं का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर की तरफ चला गया। मल्हार का ध्यान तो बस रागिनी का ठहर गया था, जो वक्त के साथ वो भी खूबसूरत हो गई थी। उम्मीद करता हूँ तुमने मुझे माफ कर दिया होगा, मल्हार ने रागिनी की तरफ देखते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ सर्वज्ञा इस वक्त स्टडी रूम में किसी से बात कर रहा था। क्या ये खबर बिल्कुल पक्की है? देखो, इस काम में हम लापरवाही नहीं कर सकते और गलती तो बिल्कुल भी नहीं। मामला रिश्तों का है, इसलिए बताओ, क्या तुम 101% सर हो कि वो वही इंसान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सर्वज्ञा ने फोन पर बोला। यस बॉस, 200% श्योर हूं मैं। पुलिस मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास बहुत से सबूत भी हैं कि मिस्टर सूर्यवंशी ही वह इंसान है। फोन की दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज है। ठीक है, फिर तुम वापस आ सकते हो, सर्वज ने कहा। थैंक यू सो मच, मुझे सच में घर की बहुत याद आ रही थी। कल मैं सारे सबूत के साथ आपके सामने पेश हो जाऊंगा, लेकिन क्या आपने चांदनी को इस बारे में बताया है? मलंग ने सर्वज्ञ से पूछा। नहीं, उसे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। पहले मैं खुद सब कुछ क्लियर कर लेना चाहता हूँ। जल्दी मैं उसे सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे मिस्टर सूर्यवंशी से मुलाकात करनी है, सर्वज ने कहा, और फिर 2-3 और बातें करने के बाद फोन रख दिया। मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा स्वीट हार्ट। आई तुम्हारी खुशी के लिए जो मेरे हाथ में होगा मैं सब करूंगा, मैं सब सही कर दूंगा, सर्वज्ञ ने चांद की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद वो स्टडी रूम से निकालकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया, जहां चांदनी उसका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सौभाग्य इस वक्त नेहा के फ्लैट के सामने खड़ा था। नेहा का फ्लैट सौभाग्य के फार्म हाउस से लगभग 1 घंटे की दूरी में था, और उस घंटे में सौभाग्य जितना नेहा के घर के करीब जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो जाकर कैसे लक्ष्मी को मनाएगा। रात के लगभग 1:30 बजे के साथ सौभाग्य के फ्लैट का दरवाजा खटखटाया था। 2-3 बार डोरबेल अभी बजाएगी, लेकिन किसी ने खोला नहीं। थोड़ा निराश हो गया था सोचकर कि शायद अभी सभी सो रहे होंगे, क्योंकि लक्ष्मी भी फोन नहीं उठा रही थी। वो हार कर वापस पैर लेने लगा, तभी दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सामने लक्ष्मी का चेहरा था। लक्ष्मी की एक झलक पाकर सौभाग्य की बेचैनी थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन वहीं सौभाग्य को अपने सामने खड़ा देखकर लक्ष्मी की बेचैनी बढ़ गई थी। आप यहाँ क्यों आए हो प्रोफेसर? मैंने आपसे कहा ना
मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए, लक्ष्मी ने सौभाग्य से कहा और दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन उसके दरवाजा बंद करने से पहले सौभाग्य ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। लक्ष्मी, घर चलो प्लीज, सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा। तभी पीछे से नेहा अपना सर खुजाते हुए नींद की वजह से आधी खुली आंखों से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, लक्ष्मी कौन आया है इस वक्त? जैसे ही नेहा की नजर दरवाजे पर खड़े सौभाग्य पर गई, उसकी सारी नींद ही उड़ गई। प्रोफेसर, नेहा ने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए उल्लू जैसी बड़ी आंखें करते हुए बोला। नेहा एकदम से खुद को ठीक करते हुए अपने बालों को सेट करने लगी। ऑफ कोर्स, सौभाग्य तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी की सभी लड़कियों का ही क्रश था, जिनमें नेहा भी शामिल थी। प्रोफेसर, आप प्लीज वापस चले जाइए, यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। वो अब सिर्फ आपका घर है, मेरा नहीं, लक्ष्मी ने गुस्से से कहा। लक्ष्मी, मेरी बात तो सुनो बस एक बार, सौभाग्य ने अंदर आने की कोशिश करते हुए कहा। लक्ष्मी ने तो पूरा जोर लगा लिया था कि वो सौभाग्य को बाहर रोक ले, लेकिन ऐसा हो ना सका। सौभाग्य की ताकत के आगे लक्ष्मी की एक ना चली और सौभाग्य दरवाजा खोल अंदर आ गया। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लक्ष्मी ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। लेकिन सौभाग्य ने आगे बढ़कर एकदम से उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो सब देखकर तो नेहा की आंखें इतनी बड़ी हो गई थीं, जैसे अभी फर्श पर गिर जाएंगे। वही लक्ष्मी को भी नेहा के सामने ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि उसने नेहा को उसके और सौभाग्य के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बताया था। प्रोफेसर, छोड़िए उसे, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप क्या निकले। आप मेरे घर पर आकर मेरी दोस्त को ऐसे परेशान नहीं कर सकते, मैं पुलिस बुला लूंगी, नेहा ने नाराजगी के साथ सौभाग्य की तरफ देखते हुए कहा। जिसे मर्जी बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी ये दोस्त मेरी बीवी है, सौभाग्य ने नेहा की तरफ देखते हुए कहा। वहीं नेहा का मुंह एकदम से खुल गया, जैसे अभी फर्श से छू जाएगा। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो गई थी, और वो भी यूनिवर्सिटी के सबसे हॉट प्रोफेसर से, जिसकी पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां दीवानी थीं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लक्ष्मी ने उसे ये सब नहीं बताया था, और शायद बाद में इस वजह से लक्ष्मी की खूब पिटाई भी होने वाली थी। मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ, छोड़ो मुझे, लक्ष्मी ने खुद को सौभाग्य की बाहों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। सौभाग्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने लक्ष्मी के वालों को इधर उधर करके उसकी मांग की तरफ देखते हुए पूछा, तो तुम कहना चाहती हो कि ये सिंदूर मैंने नहीं भरा है? अगले ही पल सौभाग्य ने माही की शर्ट में से मंगलसूत्र बाहर निकालते हुए बोला, बोलो, ये मंगलसूत्र मैंने नहीं पहनाया क्या? लक्ष्मी का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि सौभाग्य भी आज वही कर रहा था जो लक्ष्मी ने राजावत मैंशन पर दादा दादी के सामने किया था। कुछ देर सौभाग्य लक्ष्मी की आंखों में देखता रहा, और वहीं लक्ष्मी भी सौभाग्य की तरफ देख रही थी। लक्ष्मी को फिर से लैब में हुआ, सब कुछ याद आने लगा, इसलिए उसने जोर से सौभाग्य को धक्का दे दिया। झूठ है ये सब कुछ, और मैं जल्दी ये सब कुछ खत्म करने वाली हूँ। इस सिंदूर, इस मंगलसूत्र की कोई मायने नहीं है। आपके लिए मैं इस दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूं ना, और आप भी तो यही चाहते हो कि हम दोनों अलग हो जाएं। यही समझाना चाहते थे ना आप मुझे उस दिन कि हम दोनों का ये रिश्ता गलत है। चलो, आज मैंने भी मान लिया कि हमारा ये रिश्ता गलत है, और आपको आजाद कर रही हूं हर रिश्ते से, लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, और पलटकर कमरे की तरह चली गई। अबे, यहाँ हो क्या रहा है? नेहा ने अपना सर पकड़े हुए सब कुछ हैरानी से देखते हुए बोला। बाद में तुम्हें सब समझा देंगे, पहले तुम्हारी इस जिद्दी दोस्त को मना लूं। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम इसे झेलती कैसे हो, सौभाग्य ने भी लक्ष्मी के पीछे जाते हुए कहा। लक्ष्मी सौभाग्य की बात सुन एकदम से इरिटेट होकर रुक गई और पीछे उसकी तरफ मुड़कर एक बार फिर से भड़कने लगी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और वैसे भी आपको मुझे मनाने के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं है मुझे झेलने की, मैं आपकी कोई नहीं हूं। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट टू यू, जो गलती से बीवी के रूप में आपके गले पड़ गई थी। अब तो मैं आपके घर में भी नहीं हूं, तो आपको मुझे झेलने की कोई जरूरत। लक्ष्मी ने इतना ही कहा था कि सौभाग्य ने उसके करीब आकर उसके होंठों पर उंगली रख दी। अब बस भी करो यार, कितना सुनाओगी आज तुम मुझे? इंसान हूं मैं, हो गई गलती मुझसे, अब माफ भी कर दो। पता नहीं तुम्हारा ये गुस्सैल बीबी वाला मोड़ किसने ऑन कर दिया, सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे ही देख रही थी।
लक्ष्मी ने सौभाग्य से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, क्या ही फर्क पड़ता है? आप तो नहीं मानते हो ना मुझे बीवी। आपके लिए मैं बस एक बोझ हूं जिसे आप जल्द से जल्द उतार देना चाहते हैं। मुझसे प्यार करना तो दूर, मेरे लिए इतना ज्यादा लो सोचते हो। बस मैं अब आपकी नजरों में और नहीं गिरना चाहती प्रोफेसर। लक्ष्मी की आंखें ये सब बातें बोलते हुए एक बार फिर से आंसू बहाने लगी थीं। सौभाग्य समझ गया था कि लक्ष्मी का दिल किस हद तक दुख गया था। आमतौर पर हमें कोई कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन थोड़ा रोने धोने करने के बाद इंसान ठीक हो जाता है। पर जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिससे बहुत उम्मीद रखते हैं, अगर वो हमें छोटी से भी बात कह दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। पर यहाँ सौभाग्य ने तो यहाँ बहुत बड़ी बात कही थी, तो ऑफ कोर्स लक्ष्मी के दिल को भी हद से ज्यादा बुरा लग गया था। उसका दिल टूट सा गया था। सौभाग्य के बोलने भर से लक्ष्मी सच में खुद में कमियां निकालने लगी थी। सौभाग्य ने गहरी सांस भरी और पलक झपकते ही लक्ष्मी को अपनी बाहों में उठा लिया और बाहर की तरफ बढ़ गया। नेहा तो वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वही लक्ष्मी सौभाग्य से छूटने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपसे कहा ना मुझे छोड़ दीजिए। क्यों कर रहे हो ये सब, जब आपको जरूरत ही नहीं है? लक्ष्मी ने सौभाग्य की बाहों में छटपटाते हुए कहा। सौभाग्य लक्ष्मी को पार्किंग की तरफ ले आया और उसने कार के पास आते ही लक्ष्मी को नीचे उतार दिया। लक्ष्मी वापस से जाने लगी तो उसने लक्ष्मी की कलाई पकड़कर उसे कार से ही लगा दिया। लक्ष्मी आंसू भरी निगाहों में हल्का गुस्सा लिए सौभाग्य को देख रही थी। उसकी दोनों हाथ सौभाग्य के हाथों ने कसकर कार पर दबे हुए थे। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैं कोई मजाक नहीं हूं प्रोफेसर। जब आपका दिल चाहे आप मेरे करीब आ जाओ, और जब आपका दिल चाहे आप मुझे खुद से दूर कर दो। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। मैंने तो कभी आपसे कोई उम्मीद नहीं की, फिर आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सरस्वती मैम को हर्ट कर सकती हूँ? मुझे आपके साथ अब रहना ही नहीं है। चले जाऊंगी आपसे बहुत दूर। अब आपको कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही आपको मुझे झेलना पड़ेगा। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं झेलना चाहता हूँ छोटे कछुए, तुम्हारी नादानियों पर हंसना चाहता हूँ। सौभाग्य ने शांति से लक्ष्मी की आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन क्यों क्यों झेलना है आपको मुझे? मैं तो आपको अच्छी नहीं लगती हूं ना? और ये बात आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो फिर क्या ही जरूरत है आपको मुझे झेलने की? लक्ष्मी ने सौभाग्य की आंखों में देखते हुए आंसू बहाकर मायूसी से बोल। सौभाग्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस कुछ देर लक्ष्मी के चेहरे को देखता रहा और फिर एकदम से उसने अपने होंठ हल्के अलग करके लक्ष्मी की गाल पर रख दिए। अचानक से लक्ष्मी के पूरे बदन में जैसे करंट सा दौड़ गया था। सौभाग्य हल्के हल्के से अपने होठों को क्लोज करता हुआ, जैसे होठों से लक्ष्मी के आंसू को लिख करता हुआ पी रहा था। सौभाग्य जब लक्ष्मी से दूर हुआ तो लक्ष्मी की शक्ल पूरी कश्मीरी सेब जैसे लाल पड़ चुकी थी। बड़ी बड़ी आंखों को तेज तेज झपकते हुए वो सौभाग्य की तरफ ही देख रही थी। छोटे कछुए, मैंने तुमसे पहले जो कहा और जो तुमने समझा सब भूल जाओ। इस वक्त इस पल में तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, बस वो बताओ। सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए कहा। लक्ष्मी की सांस तो जैसे अटैक की गई थी, क्योंकि सौभाग्य की आंखों में आज कुछ अलग सा था। वो भी जानती थी कि आंखें इतनी नरमी से सिर्फ उस इंसान को ही देख सकती थी जिससे हम बहुत प्यार करते हों। लक्ष्मी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। सौभाग्य ने फिर लक्ष्मी का एक हाथ लेकर अपने सीने पर दिल वाली जगह रखा। लक्ष्मी को अपनी उंगलियों पर सौभाग्य की जोरों की धड़कनें महसूस हो रही थीं। छोटे कछुए, अब भी बोलोगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? तुम तो जानती ही हो ना, इतना दिल बेकाबू होता है। सौभाग्य ने हल्के से लक्ष्मी के चेहरे पर झुकते हुए कहा, जिससे उन दोनों की नाक टकरा गई। लक्ष्मी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा फेर लिया और अपने होंठ खोलकर सांस लेने लगी। सौभाग्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसे लक्ष्मी का उसके लिए शर्माना बहुत अच्छा लग रहा था। लक्ष्मी ने दूसरी तरफ अपना चेहरा करके आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। उसके लिए आज का दिन जितना बुरा शुरू हुआ था, इस वक्त उतना ही अच्छा लग रहा था। तुम जीत गई लक्ष्मी, तुम्हारे प्यार के सामने मैं हार गया। जब तुम पास नहीं थी तो एहसास हुआ कि तुम्हारी आदत हो गई है छोटे कछुए। तुम्हारे बिना कुछ पल भी जी नहीं सकता अब मैं। आई लव यू मेरे छोटे कछुए। सौभाग्य ने हल्के से अपने होंठ
लक्ष्मी की गाल पर दबाते हुए कहा। उन शब्दों को सुनते ही लक्ष्मी हल्की कांप उठी और उसे अपने पेट में और ज्यादा बटरफ्लाइज महसूस होने लगी। लक्ष्मी की तो इतने में ही हालत खराब हो चुकी थी। सौभाग्य ने फिर लक्ष्मी की गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। लक्ष्मी तो अभी भी आंखें बंद करके खड़ी थी। उसके होंठ अभी भी उसके दांतों तले दबे थे। सौभाग्य ने अपने अंगूठे को लक्ष्मी के होठों के नीचे रखा और थोड़ा खींचा, जिससे लक्ष्मी के होंठ उसके दांतों से रिहा हो गए। लक्ष्मी ने एकदम से आंखें खोलकर सौभाग्य की तरफ घबराहट से देखा। योर ड्रीम इज कमिंग ट्रू, सौभाग्य लक्ष्मी की आंखों में देखते हुए कहा, जिस पर लक्ष्मी की आंखें बड़ी हो गईं। वो इतना तो समझ गई थी कि सौभाग्य ने उसकी ड्राइंग बुक देख ली। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सौभाग्य ने लक्ष्मी के होंठ अपने कब्जे में ले लिए और उसे बड़े जुनून के साथ करने लगा। सौभाग्य का एक हाथ लक्ष्मी की कमर पर था और दूसरा लक्ष्मी की गाल से होते हुए उसकी गर्दन को थामे हुए था। दूसरी तरफ पार्टी में इस वक्त रुद्रांश का ध्यान शिवानी पर था। शिवानी इवेंट मैनेजर थी, इसलिए उसे भी उस पार्टी में इनवाइट किया गया था ताकि आने वाली एनुअल मीट के बारे में डिस्कस कर सकें। रुद्र, शिवानी दीदी कुछ ठीक नहीं लग रही ना? माही ने रुद्रांश की तरफ देखते हुए कहा, जो खुद शिवानी के बिहेवियर को नोटिस कर रही थी, जो काफी बदला हुआ था। शिवानी एक चुलबुली सी लड़की थी जो हर वक्त खिलखिलाती रहती थी, लेकिन उसका चेहरा आज मुरझाया हुआ था। शिवानी अपनी तरफ से नॉर्मल दिखने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पता तो चल ही जाता है जब एक हमेशा खुश रहने वाला इंसान थोड़ा भी डाउन हो जाए। मैं भी वही देख रहा हूँ वाइफी। मुझे तो लगता है ये सारा किया धरा शिवम भैया का है। पता नहीं उस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इतनी हॉट सेक्सी लड़की उसके पीछे है। शायद तभी नखरे दिखा रहा है कि शिवनी उसके पूछे हैं। दादी से बोलकर इसकी शादी मैंने किसी भैंसिया से करवा देनी है। साले सांड को हिरनी तो पसंद ही नहीं आ रही। रुद्रांश ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला। रुद्रांश की बात सुनकर माही को हंसी आ गई। वहीं दूसरी तरफ मल्हार का ध्यान रागिनी पर था, जो बस नजरें झुकाए अपना काम कर रही थी। वो 2 बार मल्हार के पास ड्रिंक लेकर आई भी, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थीं। मल्हार थोड़ा कंफ्यूज था कि क्या रागिनी उसे देखकर अनदेखा कर रही थी या उसने अभी तक उसे देखा ही नहीं था। फंक्शन खत्म होने के बाद सब लोग वापस चले गए थे, लेकिन मल्हार घर से बाहर रागिनी का वेट करता रहा। लगभग 2 घंटे बाद 12:00 के आसपास रागिनी बाहर आई। वो पहले की तरह ही नजर झुकाए हुए चल रही थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि मल्हार ठीक उसके सामने ही खड़ा था। वो एकदम से मल्हार से टकरा गई। टर्न। और दूसरा, उसकी शर्ट के कुछ बटन खोल शर्ट के नीचे से चांदनी के पूरे बदन को सहला रहा था। सर्वज्ञ, पिंच मत करो, चांदनी ने आहें भरते हुए कहा। सर्वज्ञ को फिर से हंसी आ गई। उसने चांदनी को टोंट मारते हुए बोला, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही? चांदनी ने छोटे बच्चों की तरह चिढ़ते हुए सर्वज्ञ को देखकर बोला, क्यों परेशान कर रहे हो आप मुझे? मैं कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो अपनी स्वीट हार्ट को प्यार कर रहा हूँ। सर्वज्ञ ने बड़े प्यार से चांदनी की गाल पर किस करते हुए कहा। सर्वज्ञ ने बड़े प्यार से चांदनी के पूरे चेहरे को चूम लिया। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और कमरा दोनों की तेज सांसों से गूंज रहा था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गहराई तक डूब गए थे, लेकिन प्यार जब हद से पर होने लगता है तो जुदाई बीच में आ जाती है। मोहब्बत का अलग ही दस्तूर है, जहाँ प्रेमियों को फिर मिलने के लिए एक बार बिछड़ना पड़ता है। जहाँ प्यार है वहाँ उससे प्यार में बाधा डालने वाले भी बहुत सारे होते हैं। एक इंसान जंगल के बीचों बीच बने एक खंडहर जैसे मकान में हर्षवर्धन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पांव जंजीरों से बंधे हुए थे। गार्ड्स बता रहे थे कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वेरी बैड। तुम तो जानती हो ना, जाने मन हर्षवर्धन की कैद में एक बार फंस जाओ तो उसे निकलना नामुमकिन है। क्यों बार बार ये फालतू की कोशिश करती हो? हर्षवर्धन ने अपनी आवाज में एक हंसी रखते हुए कहा। उसकी बातें, उसकी आवाज, उसके एक्सप्रेशन सब बता रहे थे कि वो उस औरत का मजाक उड़ा रहा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? मार क्यों नहीं डालते मुझे? 20 साल से तुमने मुझे कैद करके रखा है, किस लिए? मुझे तड़पता हुआ देखकर तुम्हें मजा आता है ना, तो तड़पा तड़पा कर मार डालो, पर मार डालो। अब मुझे मेरी बेवकूफी की सजा मिल चुकी है। तुम जैसे राक्षस को देवता समझ लिया था। उसे औरत ने नफरत से हर्षवर्धन को देखते हुए। उस औरत की बात सुनकर हर्षवर्धन जोर जोर से राक्षसों जैसे हंसने लगा था।
अगले ही पल वो एकदम से अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और घुटनों के बल बैठकर उस औरत के गले को पकड़कर हुए दांत भींचते हुए बोला, जी तो यही चाहता है कि तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन इतना पाप भी नहीं करना मुझे। तुम्हारे लिए इतना सबक बहुत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और कभी मेरी आंखों के सामने मत आना, वरना तुम दोनों को यहाँ कैद कर दूंगा। हर्षवर्धन की बात सुनकर बहुत वह औरत हैरान रह गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन उसे आजाद करने की बात कर रहा था, और दूसरी तरफ वह थोड़ा घबरा गई थी जब हर्षवर्धन ने चांदनी को भी कैद करने की बात की। तो मेरी चांदनी, नहीं, उसे कुछ मत करना, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तुम बस मुझे मेरी बच्ची दे दो। नंदिनी जी ने हर्षवर्धन के आगे हाथ जोड़े हुए कहा। हर्षवर्धन एक बार फिर से राक्षसों की तरह हंसने लगा था। नंदिनी जी चांदनी की मां थी, जिनके मरने की खबर हर्षवर्धन ने जानबूझकर फैलाई हुई थी और उन्हें 20 साल से कैद में रखा था। हर्षवर्धन की सच्चाई पता लगने के बाद नंदिनी जी ने उसे बहुत बेइज्जत किया, जिसके बाद हर्षवर्धन ने अपना बदला लेने के लिए उन्हें यहाँ कैद में डाल दिया और अपने मन मुताबिक रोज सताया। दूसरी तरफ सौभाग्य भी लक्ष्मी को लेकर घर आ चुका था। पूरे रास्ते उन दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की थी। लक्ष्मी तो आज शर्म के मारे पगली ही जा रही थी। सौभाग्य ने कभी लक्ष्मी को इतना शांत और शर्माते हुए नहीं देखा था। उसने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और चुप रहा। वो दोनों एक साथ अंदर आए थे। सौभाग्य के दिमाग में कुछ बात आई और उसने अचानक से लक्ष्मी से पूछा, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा, है ना? लक्ष्मी ने सौभाग्य की बात सुनकर उसकी तरफ मासूम सा चेहरा बनाते हुए देखा और ना में गार्डन हिला दी। सौभाग्य फिर लक्ष्मी के पास आ गया और उसने एक बार फिर से लक्ष्मी को अपनी बाहों में भर लिया, जिस पर लक्ष्मी ने अपनी पलकें झुका लीं। सौभाग्य बड़े प्यार से लक्ष्मी के टमाटर जैसे लाल चेहरे को देख रहा था। आगे से तुम्हें गुस्सा आए ना छोटे कछुए, तो मुझे भूखा मार देना, लेकिन खुद टाइम से खाना खाया करो। वैसे ही तुम माचिस की तीली जितनी पतली हो, और पतली हो गई तो मुझे तुम्हारे हाथों में वेट पकड़ाना पड़ेगा ताकि तुम उड़ ना जाओ। सौभाग्य ने हल्का हंसते हुए कहा, छेस बाबू, एक तो इतनी सुंदर बीवी दे भगवान ने, उसकी जरा भी कदर नहीं है आपके पतिदेव। मैं बस दिखती हल्की हूँ, पर मैं हूँ नहीं, इसलिए आप भी मुझसे पंगा मत लेना, समझे पतिदेव? लक्ष्मी ने आंखें छोटी करते हुए सौभाग्य की तरफ उंगली करके कहा। सौभाग्य ने लक्ष्मी की उंगली अपनी मुट्ठी में भर ली और उसे गोल घुमाते हुए उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली। सौभाग्य ने हल्के से लक्ष्मी की गर्दन से बाल हटाए और उसके कान के पीछे सॉफ्टली वेट किस किया। उस सॉफ्ट किस ने तो लक्ष्मी के पूरे बदन में बिजलियां दौड़ा दी थीं। उसकी धड़कन एकदम बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगी। मैं तो रोज पंगे लूंगा तुमसे छोटे कछुए, और तुम भी मुझे लेने दोगी? सौभाग्य ने लक्ष्मी के कान में मदहोशी भरी आवाज में कहा और उसके कान को चूम लिया। लक्ष्मी का तो पूरा चेहरा अब गर्म होने लगा था। सौभाग्य ने उसकी हालत देख हंसते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और किचन की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों ही किचन में चारों तरफ अपनी नजरें घुमा रहे थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या बनाना चाहिए। सौभाग्य की नजर फिर सब्जी वाली टोकरी में पड़ी भिंडी पर पड़ी। तुम्हें भिंडी पसंद है ना? मैं वही बना देता हूं तुम्हारे लिए। सौभाग्य ने अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा और टोकरी से भिंडी निकालकर सेल्फ पर रखने लगा। मैं चपाती बना देता हूं फिर, लक्ष्मी ने बोला। नहीं नहीं, तुम बस आटा निकाल दो, बाकी मैं बना दूंगा छोटे कछुए। अपने पतिदेव के हाथों का स्वाद भी चख लो तुम। सौभाग्य ने भिंडी को सिंक में डालकर धोते हुए बोला। लक्ष्मी ने नजरें घुमाई तो आटे का डिब्बा थोड़ी सी ऊंचाई पर रखा हुआ था। उसने मुड़कर सौभाग्य की तरफ देखा कि वो आटा उतार दे, लेकिन फिर उसे काम करता देख लक्ष्मी ने अपना मन बदल लिया और खुद ही आटा उतारने लगी। अगले ही पल सौभाग्य के कान में लक्ष्मी की चिंकने की आवाज आई। सौभाग्य एकदम से घबरा गया और उसने जल्दी से पलटकर पीछे देखा। सौभाग्य के चेहरे पर डर के एक्सप्रेशंस थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर लक्ष्मी पर पड़ी, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए और वो जोर जोर से हंसने लगा। लक्ष्मी ने आटे का डिब्बा पलट दिया था और पूरा आटा उसके ऊपर गिर गया था। इस वक्त लक्ष्मी बिल्कुल सफेद भूत लग रही थी। सौभाग्य को हंसता हुआ देकर लक्ष्मी ने बच्चों जैसा मुंह बना लिया
आपको जरा शर्म नहीं आती पतिदेव? एक तो मैं पूरा सफेद भूत लग रही हूँ और आप मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं। लक्ष्मी ने सौभाग्य को देखते हुए बच्चों जैसे शिकायत करके कहा, जो इस वक्त अपना पेट पकड़े हुए जमीन पर बैठकर हंस रहा था। सौभाग्य की हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। उसका भी क्या कसूर था इस वक्त? लक्ष्मी की हालत ही ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर हंसने वाला था। एक तो दुबली पतली सी 5 फुट की लक्ष्मी और पूरी आटे में सनी हुई। ऊपर से उसने मुंह भी ऐसा बना रखा था कि कोई अपनी हंसी ना रोक पाए। मैं आपको बोल रही हूँ, हंसना बंद करो। लक्ष्मी ने जोर जोर से जमीन पर पैर पटकते हुए बोला। अब तो सौभाग्य को और ज्यादा हंसी आने लगी थी। लक्ष्मी सच में बहुत प्यारी थी और उसकी हरकतें सौभाग्य को उस पर प्यार भी दिला रही थीं और उसे बहुत हंस भी रही थी। आज पूरे 7 साल बाद सौभाग्य इस तरह हंस था। बस करो यार, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तुम सच में 8वां अजूबा हो। मेरा छोटा कछुआ तो आज सफेद कछुआ हो गया। ये बोलकर सौभाग्य और ज्यादा हंसने लगा। वो घर जिसमें कुछ घंटे पहले शांति और तन्हाई थी, इस वक्त सौभाग्य की हंसी से गूंज रहा था। सच में वो घर सिर्फ लक्ष्मी के होने से ही घर था, वरना सिर्फ 4 ईंटों का मकान रह जाता था। लक्ष्मी ने मुंह फूलते हुए अपनी कमर पर हाथ रख लिए। अब ऐसे नहीं मानोगे ना? मैं सफेद चड़ैल लग रही हूँ तो अब आपको भी सफेद पिशाच बनाऊंगी, लक्ष्मी ने सौभाग्य से कहा और उसकी तरफ आ गई। सौभाग्य जमीन पर बैठा हुआ था, इसलिए लक्ष्मी भी उसकी गोद में उसके ऊपर चढ़कर बैठ गई। लक्ष्मी के पैर सौभाग्य की दोनों तरफ थे और उसने सौभाग्य के कॉलर को पकड़ा हुआ था। सौभाग्य की जान तो एकदम से हलक में आ गई थी। उसके इमोशन एकदम से शिफ्ट हो गए और वो लाल होकर गर्म होने लगा। बड़ी हंसी आ रही है ना आपको? अब देखो मैं आपके साथ क्या करती हूँ, लक्ष्मी ने आंखें छोटी करते हुए कहा और बारी बारी से अपनी गाल सौभाग्य के गाल से टच करते हुए उसे भी आटा लगा दिया। उसने अपनी नाक सौभाग्य की नाक से टच की, फिर माथा भी सौभाग्य के माथे से लगाया, जिससे उसके चेहरे पर भी आया लग गया था। सौभाग्य को देखकर लक्ष्मी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि अब वो भी फनी लग रहा था। लक्ष्मी भी उसे देखकर हंसने लगी। वही सौभाग्य की हालत तो खराब हो रही थी। सौभाग्य ने अपनी बाहें लक्ष्मी की कमर पर लपेट ली और उसके कान में लगभग फुसफुसाते हुए बोला, अब लगा दिया है तो साफ भी तुम ही करोगी। लक्ष्मी को तो समझ नहीं आया। सौभाग्य उसी तरह लक्ष्मी को अपनी गोद में लिए ही खड़ा हो गया। लक्ष्मी ने कसकर अपनी टांगे सौभाग्य की कमर पर लपेट ली ताकि वो नीचे ना गिरे। फर्स्ट, क्या कर रहे हो? लक्ष्मी ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, क्योंकि वो इस तरह से कभी भी किसी के ऊपर लिपटी नहीं थी। पहले तो वो मजाक में सौभाग्य के ऊपर बैठ गई थी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। चालों बताता हूँ क्या कर रहा हूँ, सौभाग्य ने लक्ष्मी को आंख मारते हुए कहा और उसे कमरे में ले जाकर सीधा वॉशरूम में ले गया। लगभग 25 मिनट बाद वो दोनों कमरे में आईने के सामने थे। सौभाग्य ने बस अपनी कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेट रखा था और लक्ष्मी भी बस एक टॉवल में ही थी। लक्ष्मी का तो जैसे शर्म से पूरा बदन ही लाल पड़ा हुआ था। वो अपनी पलकों को झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी और सौभाग्य उसके पीछे खड़ा आईने के सामने ड्रायर से उसके बाल सुखाता उसके टमाटर से चेहरे को देख रहा था। सौभाग्य ने फिर ड्रायर बंद करके साइड में रख दिया और लक्ष्मी की बाजू से पकड़कर एकदम से अपनी तरफ खींचा। लक्ष्मी ने जल्दी से टॉवल की गांठ पकड़ ली ताकि उसका टॉवल खुल ना जाए। अब क्या छुपाना है, सब कुछ तो मैंने देख लिया, छू लिया, सौभाग्य ने लक्ष्मी को छेड़ते हुए कहा, जिस पर लक्ष्मी ने शर्माते हुए अपना चेहरा सौभाग्य के सीने में छुपा लिया। आखिर सौभाग्य भी तो सर्वज्ञ और रुद्रंश का ही भाई था। वो कैसे रोमांस में पीछे हो सकता था? रिदम के जाने के दुख की वजह से उसने अपनी जिंदगी काफी रूखी सूखी बना ली थी, लेकिन अब दोबारा से जब वो हंसने लगा था और उसकी जिंदगी में उसे प्यार भी मिल गया, तो उसके अंदर पुराना सौभाग्य वापस आ रहा था, जो बहुत नटखट था, यहाँ तक कि रुद्रांश से भी ज्यादा। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थीं। मल्हार आधा बेड के ऊपर और आधा बेड के नीचे पड़ा हुआ था। बेड के सामने मलंग और सर्वज्ञ मुंह बनाकर अपने सीने के आगे अपनी बाहें फोल्ड करके खड़े थे। रुद्रांश तो बता रहा था इसे इसकी महबूबा मिल गई और ये खुश था, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है इसने अपनी महबूबा को उसके पति और 4 बच्चों के साथ देख लिया हो। मलंग ने मल्हार की हालत देखते हुए कहा,
अब ये बात तो यही बंदर बता सकता है जो रात को 3 बोतल घटक कर ऐसे पड़ा हुआ है। उठा यार, इसे मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। आज मैंने इसे एक मीटिंग में चलने के लिए बोला था और ये 11:00 बजे तक बेड पर पड़ा हुआ है। सर्वज्ञ ने इरिटेट होकर मल्हार की तरफ देखते हुए कहा। मलंग फिर मल्हार के पास आ गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। ओ देवदास 2:0 उठ बे। मलंग ने मल्हार के चेहरे को ढोलक की तरह बजाते हुए बोला, लेकिन वो तो उठ ही नहीं रहा था। 3 बोतल का नशा था आखिर मल्हार में, इतनी आसानी से कैसे उठ जाता। मलंग ने सर्वज्ञ की तरफ देखा और सर्वज्ञ ने मलंग की तरफ। दोनों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। अगले कुछ ही मिनट बाद मलंग और सर्वज्ञ मल्हार को उठाए हुए बालकनी में खड़े थे। सर्वज्ञ ने मल्हार के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और मलंग ने उसके दोनों पैर। रॉकेट मल्हार देवदास 2:0 लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ये 1 और ये 2 मलंग ने नीचे स्विमिंग पूल की तरफ देखते हुए बोला। और ये 3 मलंग और सर्वज्ञ ने एक साथ बोला और फिर से मल्हार को थोड़ा ज्यादा झुलाते हुए इसकी बालकनी से ही सीधा उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। मल्हार का रूम ग्राउंड फ्लोर से जस्ट ऊपर वाले फ्लोर में था, जिससे पूल ज्यादा दूर नहीं था। पानी में गिरते ही मल्हार एकदम से छटपटाता हुआ जाग गया। मल्हार बेचारे को तो ट्रॉमा ही हो गया था कि उसके साथ ये अचानक से क्या हो गया। उसने पानी में हाथ पांव चलाते हुए आगे पीछे देखा और फिर उसके कान में सर्वज्ञ और मलंग की जोर जोर से हंसने की आवाज गूंज उठी। मल्हार को अब समझते 1 सेकंड नहीं लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। सालों कुत्तों, कंजरों, तुम जैसे दोस्तों के होते हुए मुझे दुश्मनों की क्या जरूरत है? तुम दोनों ही एक दिन मुझे मार डालोगे। मल्हार ने गुस्से से सर्वज्ञ और मलंग को गालियां देते हुए ऊपर बालकनी की तरह देख बोला। कुछ देर बाद तीनों पूल साइड पर बैठे हुए थे। मल्हार बीच में था। मलंग और सर्वज्ञ उसके कंधों पर हाथ रखे हुए आजू बाजू बैठे हुए उसकी दिल टूटने की कथा सुन रहे थे। बॉस, उस वक्त मैंने इसे बोला भी था कि उसे परेशान मत कर, लेकिन इस गधे का प्यार जताने का तरीका ही अजीब था। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाया जाए, क्योंकि वो तो इसे देखकर भी राजी नहीं है। मलंग ने बोला, साले तू स्ट्रेस कम करने के लिए आया है या बढ़ाने के लिए? दिलासा देने की जगह तू मुझे और डरा रहा है। अगर मैं अकेला रहा ना तो तुझे भी कभी खुशी से घर बसाने नहीं दूंगा। अगर मैं रंडरवा तो तू भी रंडरवा ही मारेगा साले। मल्हार ने मलंग की तरफ देखते हुए कहा और अगले ही पल उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। मलंग भी कहाँ कम था। उसने मल्हार की टांग पकड़कर उसे भी स्विमिंग पूल में खींच लिया और मल्हार ने सर्वज्ञ का हाथ पकड़कर अपने साथ उसे भी खींच लिया। मल्हार चाहे जितनी भी स्ट्रेस में था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ होने से वो कभी कमजोर नहीं पड़ता था। वो तीनों इस वक्त बच्चों की तरह स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। कोई कह नहीं सकता था कि ये लोग बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक थे। एरिया के सबसे पॉपुलर शॉपिंग मॉल में इस वक्त चांदनी माही के साथ शॉपिंग कर रही थी। रुद्रांश एक तरफ काउच पर बैठा हुआ फोन स्क्रॉल कर रहा था। वैसे तो सर्वज्ञ भी आने वाला था, लेकिन फिर मल्हार की हालत सुनकर वो सीधा मल्हार के विला में चला गया था। दीदी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या लूं? मैंने तो इनको बोला भी था कि मेरे पास अभी कपड़े हैं, लेकिन ये फिर भी मुझे जबरदस्ती यहाँ पर ले आए। एक काम करते हैं, हम पहले आपकी शॉपिंग कर लेते हैं। माही ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं माही, मुझे कुछ भी नहीं लेना है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और वो भी ठीक से नहीं कर पा रही। चांदनी ने मुंह बनाते हुए फिर से कपड़ों पर नजर घुमाकर बोला। प्यासी चुड़ैल, पिशाचिनी कहीं की, माही ने गुस्से से चीरते हुए बोला। चांदनी हैरानी से माही की तरफ देखने लगी। चांदनी तो अचानक से माही के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर चौंक गई थी, क्योंकि उसने कभी भी माही को ऐसे अब्यूज करते हुए नहीं सुना था। उसने माही की तरफ देखा जो गुस्से से किसी को घूर रही थी। इसके बाद चांदनी ने भी माही की नजरों का पीछा किया तो पाया कि एक सेल्स गर्ल रुद्रांश के साथ फ्लर्ट कर रही थी। उस सेल्स गर्ल ने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें पानी का गिलास रखा था। पानी पूछने के बहाने सेल्स गर्ल रुद्रांश के सामने हद से ज्यादा ही झुकी हुई थी, जिस वजह से उसकी शर्ट के अंदर का नजारा भी दिख रहा था। माही गुस्से से धन धनाती हुई सेल्स गर्ल के पास आकर खड़ी हो गई। वही रुद्रांश जो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था, माही को देखकर रुक गया। माही ने गिलास ट्रे में से उठाकर उस लड़की के सर पर उड़ेल दिया। अभी भी हुई तुम्हारी प्यास शांत या टंकी में गोते कराऊं तुम्हें?
माही ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैम, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही थी। अपने कस्टमर का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। उस सेल्स गर्ल ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा। अच्छा, इस तरह से काम करती हो तुम? अपनी फ्रंट की सारी खिड़कियां खोलकर, माही ने गुस्से से बोला। वो लड़की तो शर्म में डूब गई थी और वहीं आसपास के सभी लोगों ने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया था। रुद्र, तुम्हारी स्वीट चॉकलेट तो डार्क चॉकलेट हो गई। रोको इसे, नहीं तो ये इस लड़की को आज खा ही जाएगी। चांदी ने रुद्रांश के पास खड़े होते हुए धीरे से उसके कान में बोला, डन। लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड अ लॉट ऑफ लव यू डियर सुनीता। योर कमेंट्स ऑलवेज एनकरेज मी। थैंक यू माई रोजेस फॉर शोइंग योर लव। अच्छा, इस तरह से काम करती हो तुम? अपनी फ्रंट की सारी खिड़कियां खोलकर, माही ने गुस्से से बोला। वो लड़की तो शर्म में डूब गई थी और वहीं आसपास के सभी लोगों ने अपने मुंह के आगे हाथ रख लिया था। रुद्र, तुम्हारी स्वीट चॉकलेट तो डार्क चॉकलेट हो गई। रोको इसे, नहीं तो ये इस लड़की को आज खा ही जाएगी। चांदी ने रुद्रांश के पास खड़े होते हुए धीरे से उसके कान में बोला, अब आगे अच्छे से जानती हूं मैं तुम कौन सी कस्टमर केयर की बात कर रही हो। मेरा दिमाग मत खराब करना समझी, वरना मैं भी महेश्वरी रुद्रांश सिंह राजावत हूं। पूरे शहर में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, समझी। शहर में और भी बहुत सारे लड़के हैं, मैं तुम्हें दूरबीन ला दूंगी उन्हें घूर कर देखने के लिए, लेकिन मेरे पति के ऊपर अपनी आंखें दोबारा से मत डालना, वरना मैं आंखें नोच लूंगी तुम्हारी। माही ने गुस्से से बिल्ली की तरह पंजा बनाते हुए उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। माही का हाथ उस लड़की तक पहुंच पाता उससे पहले ही रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर एक ही पल में माही को अपनी गोद में उठा लिया। शांत हो जाओ वाइफी, वो समझ गई है, रुद्रांश ने माही को अपनी गोद में उठाए हुए कहा। रुद्रांश माही को लेकर उस एरिया से बाहर की तरफ बढ़ गया। चांदनी भी उन दोनों के पीछे पीछे बढ़ गई। माही चाहे रुद्रांश की गोद में थी, लेकिन वो अभी भी पीछे गर्दन करके उस लड़की को घूर रही थी। आइंदा से मुझे कभी दिखाई मत देना, माही ने जाते हुए भी एक लाइन जोर से बोल ही दी। रुद्रांश ने बाहर आकर चांदनी की तरफ देखते हुए बोला, भाभी, आप थोड़ी देर यही रुककर अपने लिए कुछ देख लीजिए। मैं इस डार्क चॉकलेट को फिर से डेयरी मिल्क बनाकर वापस लाता हूँ। चांदनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और रुद्रांश माही को अपनी गोद में लिए वहां से चला गया। चांदनी फिर वहीं उदास सा मुंह लिए हर तरफ देखने लगी। वहां पर हर कोई अपने साथी के साथ था, लेकिन चांदनी इस वक्त वहां अकेली थी। सर्वज्ञ, चांदनी ने मायूस सा मुंह बनाते हुए बोला, लगता है किसी को अपनी औकात दिखा दी गई है। चांदनी के कान में विराट की आवाज पड़ी। वो आवाज सुनकर तो चांदनी का दिमाग ही खराब हो गया था और उसने गुस्से से पीछे पलटकर विराट के चेहरे की तरफ देखा, जो अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। विराट, मुझसे दूर रहो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बार बार मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना अब बंद कर दो। चांदनी ने गुस्से से विराट को घूरते हुए बोला और मुड़कर वहां से जाने लगी। डोंट वरी, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आया हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना चांदनी, सर्वज्ञ मन भरने के बाद तुम्हें छोड़ देगा। और आज देखो तुम कैसी शक्ल लेकर यहाँ अकेली खड़ी हो, जैसे अभी रो दोगी। विराट ने चांदनी का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं रोऊं या हंसू तुम्हारा उसे कोई लेना देना नहीं है विराट राणा, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। चांदनी ने गुस्से से विराट की तरफ देखते हुए कहा और उसके साइड से होते हुए निकलने लगी। लेकिन विराट ठहरा ढीठ आदमी, वी कैसे चांदनी को जाने देता। विराट ने उसी पल चांदनी की कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। चांदनी विराट की तरफ पलट गुस्से से अंगारे बरसाती हुई निगाहें से उसे देखते हुए बोली, विराट, मेरा हाथ छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेबी, गुस्सा क्यों हो रही है, तुम तो वैसे भी मुझसे प्यार करती हो ना। मैं जानता हूं तुम किस तरह मुझ पर मरती थी और अभी भी बस अपना प्यार छुपा रही हो। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं बेबी, जितना तुम समझते हो। आज भी तुम्हारे लिए ऑफर वैसा ही है जैसा पहले था। तुम मेरी जरूरत पूरी करो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। गिव एंड टेक। अब सर्वज्ञ ने तो तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी अपनी रखैल बनाकर रख सकता हूं। विराट ने बिना किसी हिचकिचाहट के चांदनी से सब बोल दिया। चांदनी को विराज की बातों पर बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार तमाचा विराट के चेहरे पर जड़ दिया था। विराट का मुंह दूसरी तरफ लगा हुआ था। गुस्से से उसकी गर्दन में कंपन आ गई थी।
विराट एकदम से सीधा हुआ और चांदनी को गुस्से से लाल आंखों से देखने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने विराट राणा पर हाथ उठाया। तुम्हें तो तुम्हारी औकात मैं दिखाता हूं यू। विराट कुछ आगे बोल पाता उससे पहले उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का आकर लगा। उस मुक्के में इतनी ताकत थी कि विराट दूर फर्श पर गिरा। चांदनी की आंखें तो एकदम से बड़ी हो गई थीं। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने सर्वज्ञ गुस्से से लाल आंखों से खड़ा था। सर्वज्ञ, चांदनी ने सर्वज्ञ को बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा। चांदनी ने सर्वज्ञ में इतना गुस्सा सिर्फ उस दिन ही देखा था जब मल्होत्रा ने चांदनी को हाथ लगाया था। वो इतना तो जानती थी कि सर्वज्ञ का ये गुस्सा हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं विराट, जो जमीन पर आकर गिरा था, बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। उसने अपने मुंह को छुआ तो उसके होठों के कोने से खून निकल आया था। मैंने तुझे पहले भी वार्निंग दी थी कि इससे दूर रहना, लेकिन तू कुत्ते की दुम बिन मार के सीधी होने का नाम ही नहीं लेता। तू मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठाने चला था। आज तेरे और ही हाथ ही तुझसे अलग कर दूंगा। सर्वज्ञ ने गुस्से से विराट की तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके एक हाथ को पकड़कर मरोड़ दिया। विराट की दर्दनाक चीखें चिंख पूरे ही मॉल में गूंज रही थीं। लोग काफी दूर होकर खड़े थे क्योंकि इस वक्त बेंगलुरु का डेविल किंग वहां था। कोई भी सर्वज्ञ के इस रूप के दर्शन नहीं करना चाहता था। वहां मौजूद आसपास के सभी लोगों की आंखों में खौफ था। सर छोड़ दीजिए, प्लीज सर छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपकी होने वाली बीवी है। विराट ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे तो पहले ही ये जानकर झटका सा लग गया था कि सर्वज्ञ चांदनी से शादी करने वाला था। उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि उसका दिमाग ठीक से काम तक नहीं कर रहा था। तुझे तो आज मैं जान से ही मार डालूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चांदनी को छूने की? सर्वज्ञ ने विराट के कॉलर से खींचकर उसे सीधे खड्डे करते हुए कहा। सर्वज्ञ के मुंह से मेरी चांदनी सुनकर तो चांदनी का दिल जैसे उड़ने लगा था। वहीं तभी उसके कान में सीटियां बजने की आवाज आई तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो मलंग और मल्हार फिर से एक दूसरे के कंधे पर बाजू रखे हुए एक हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े जैसे मूवी देख रहे थे। उन दोनों ने चांदनी की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराने लगे जैसे उसे छेड़ रहे हों। चांदनी ने शर्माते हुए अपनी नजरें उन दोनों से फेर लीं और फिर से सर्वज्ञ की तरफ देखने लगी जो विराट की जमकर धुलाई कर रहा था। सर्वज्ञ ने एक जोरदार मुक्का विराट के चेहरे पर मारते हुए कहा। ये उसकी मासूमियत का फायदा उठाकर 3 साल तक उसका इस्तेमाल करने के लिए। विराट के पूरे चेहरे से खून निकल रहा था, जगह जगह पर कट के निशान थे। सर्वज्ञ ने एक और मुक्का विराट की नाक पर मरते हुए कहा। ये उसका दिल तोड़ने के लिए। एक और भाई, मेरी तरफ से भी लगाओ। इस कमीनी ने हमारी बहन को बहुत परेशान किया था। मार मार के भरता बना दे इसका। शक्ल देखो तो शूत्रमुर्ग जैसी है और चांदनी जैसी लड़की को परेशान कर रहा था। मल्हार ने एक्साइड होते हुए बोला। ये उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। सर्वज्ञ ने एक जोरदार मुकाम विराट के मुंह पर मारा, जिसके बाद वो फिर से नीचे गिर गया। सर्वज्ञ ने विराट को इतना पीटा था कि वो ठीक से अपने पैरों पर अब खड़े भी नहीं हो पा रहा था। मैंने तुझे आखिरी बार वार्निंग दी थी कि आइंदा से चांदनी के आसपास भी दिखा तो जान से जाएगा, लेकिन तूने सीरियसली नहीं ली। आज तुझे यमराज भी मुझसे नहीं बचा सकता। सर्वज्ञ ने गुस्से से अपनी बैग से गण निकालते हुए। सर्वज्ञ के गण निकालते ही चांदनी ने अपने दोनों हाथ अपने मुंह के आगे रख लिया और वहीं मलंग के हाथों से पॉपकॉर्न छूट गए। अबे रोक उन्हें, आसपास कैमरा लगे हुए हैं। दादाजी को पता लगाना तो हम दोनों को भी साथ में हंटर पड़ेंगे। दादी नंगा करके चौराहे में मुर्गा बनाएगी, रोक वे जल्दी। मलंग ने मल्हार की बाजू खींचते हुए कहा। अबे मैं क्या करूं? तुझे लगता है वो मेरी बात सुनेगा? मैंने उसे कुछ बोला ना तो सबसे पहले वो मुझे गोली मरेगा, फिर उस विराट को, समझा? मल्हार ने भी परेशान होते हुए कहा। अबे कैसा दोस्त है रे तू? डूब के मर जा जाकर, तेरी एक नहीं सुनते वो। मेरा तो बॉस है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन कम से कम तेरा तो दोस्त है, तू तो उसके हाथ पांव पकड़। मलंग ने मल्हार के सर पर मारते हुए कहा। अबे तुम मुझे क्यों मार रहा है, कमीने कुत्ते? तेरे गुर्दे में अगर ज्यादा दम है, अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है, तो खुद जाकर रोकना। मल्हार ने मलंग को छांटा मारते हुए कहा। अगले ही पल वहां पर जैसे चांटे का कंपटीशन शुरू हो गया था। वहीं चांदनी, जो सर्वज्ञ को देखकर काफी डर गई थी, उसने जब गर्दन घुमाकर मल्हार और मलंग को उम्मीद भरी निगाहों से देखा तो उसकी उम्मीद
अगले ही पल डूब गई। वो दोनों गधे सर्वज्ञ को रोकने की जगह आपस में ही स्लैप कंपटीशन लगाए बैठे थे। भैया, आपको यहाँ पर आकर इन्हें रोकना चाहिए और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। चांदनी ने इरिटेट होकर मलंग और मल्हार को देखते हुए कहा। वही मलंग और मल्हार तो अपने में ही बिजी थे, इसलिए उन्होंने चांदनी की नहीं सुनी। चांदनी ने फिर अपना माथा पीट लिया और खुद ही सर्वज्ञ की तरफ पड़ गई। अगले ही पल पूरा माल गोली चलने की आवाज से गूंज उठा था। हर तरफ जैसे एक खौफ छाया हुआ था। सबकी सांस गले में अटक गई थी और जैसे कोई भी सांस नहीं ले रहा था। लेकिन अगले ही पल सबकी राहत की सांस छोड़ने की आवाज आई। चांदनी ने वक्त पर आकर सर्वज्ञ का हाथ ऊपर कर दिया था, जिससे गोली सीलिंग पर लगी। स्वीट हार्ट, तुम इस कुत्ते की दुम को बचा रही हो जिसने तुम्हें इतने सालों से परेशान किया? सर्वज्ञ ने चांदनी की तरफ देखते हुए कंफ्यूजन से पूछा। चांदनी ने अगले की पल सर्वज्ञ के सीने पर अपना हाथ रखते हुए सहलाया और प्यार से बोली, सर्वज्ञ, आप तो जानते हैं मैं नहीं चाहती आपके हाथ किसी कुत्ते के खून से रंगे। आपने जो इसकी हालत की है ना, ये वैसे भी अब किसी को परेशान करने के लायक नहीं है। जाने दीजिए इसे। मैं नहीं चाहती कि इतने सारे लोग आपको खूनी बोले। आप पहले क्या थे मैं नहीं जानती, पर अब आप मेरे सर्वज्ञ हो, चांदनी के सर्वज्ञ। चांदनी ने प्यार से सर्वज्ञ के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और अपने अंगूठे से उसकी गालों को सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। सर्वज्ञ ने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस छोड़ी। आज फिर से चांदनी ने सर्वज्ञ को कंट्रोल कर लिया था। चांदनी ने अगले ही पल आगे बढ़कर सर्वज्ञ को हग कर लिया। दूसरी तरफ रुद्रांश माही को गोद में बिठाए पार्किंग में कार की बैक सीट पर बैठा हुआ था। कार उन दोनों की तेज सांसों से गूंज रही थी। रुद्रांश माही को बड़े जुनून के साथ लेकिन सॉफ्टली किस कर रहा था। एक डिप किस के बाद जब रुद्रांश ने अब उसे पूरे 20 मिनट के बाद छोड़ा तो माही काफी जोर जोर से सांस लेने लगी। अब हुआ तुम्हारा गुस्सा, शांत मिसेस माहेश्वरी, रुद्रांश सिंह राजावत। रुद्रांश ने माही की नाक पर हल्के से किस करते हुए पूछा। माही के होठों पर हल्की सी हंसी आ गई थी। उसने बच्चों जैसा मुंह बनाए हुए रुद्रांश की आंखों में देखते हुए कहा, मैं क्या करती, आप ही बताओ। वो चुड़ैल कही कि आपको घूर रही थी और आपने देखा ना वो क्या बकवास हरकतें कर रही थी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब लड़कियां आपके पास आती हैं, आप सिर्फ मेरे हो। माही की आखिरी लाइन सुनकर तो रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। उसने बड़े प्यार से माही के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। वही तो मैं तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वाइफी, कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। बाकी मुझे दूर से देख सकते हैं, एक तरफा पसंद कर सकते हैं, लेकिन रुद्रांश के दिल में तो सिर्फ उसकी चौको ही धड़कती है। रुद्रांश को बस उसके चौको छू सकती है, प्यार कर सकती है, और बदले में रुद्रांश भी अपनी चौको को बहुत सारा प्यार करेगा। रुद्रांश सिर्फ माही का हो सकता है। रुद्रांश ने प्यार से माही की आंखों में देखते हुए कहा। अगले ही पल वो दोनों फिर से एक दूसरे को बड़े प्यार से किस करने लगे। माही रुद्रांश की जान बन चुकी थी, जिसके बिना एक पल भी जीना अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ सौभाग्य लक्ष्मी को पढ़ा रहा था, लेकिन लक्ष्मी का ध्यान तो पढ़ाई पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस सौभाग्य के चेहरे में ही कहीं जिक्र हुई उसके साथ डुएट गाना इमेजिक कर रही थी। इसमें उस बेचारी का भी कोई कसूर नहीं था, क्योंकि सौभाग्य ने इस वक्त लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसका एक हाथ लक्ष्मी के पेट पर ठहरा हुआ था। समझ आ गया ना कैसे करना है? अब अगला तुम करो, सौभाग्य ने लक्ष्मी की तरफ देखते हुए बोला। वही लक्ष्मी का तो रंग ही उड़ गया था, क्योंकि उसने तो एक लफ्ज तक नहीं सुना था। प्रोफेसर मैं वो लक्ष्मी ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा। सौभाग्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपने निचले होंठ अपने होंठों तले दबा लिए। वह तो बस लक्ष्मी को जानबूझकर परेशान कर रहा था, क्योंकि कल लक्ष्मी ने उसे बहुत परेशान किया था। आज सौभाग्य कल के लिए लक्ष्मी को सता रहा था, जो कल उसकी एक बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। लक्ष्मी तो उसकी कल शक्ल भी देखने को तैयार नहीं थी। ऐसी हालत में सौभाग्य ने अपने दिल की बात कैसे कही थी, यह तो सिर्फ वही जानता था। अगर तुम्हें नहीं आया तो पनिशमेंट मिलेगी लक्ष्मी। यू हैव ओनली 5 मिनट्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सौभाग्य ने थोड़ा आवाज में सख्ती रखते हुए कहा। वहीं पनिशमेंट का नाम सुनकर तो लक्ष्मी डर गई थी। डन, जिसे आना है आ जाओ। आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि यह सर्वज्ञ सिंह राजावत की पत्नी है।
सर्वज्ञ ने सबकी तरफ एक नजर घूमते हुए कहा और चांदनी को खींचकर गाड़ी में बिठा दिया। इस वक्त सबके चेहरे जैसे सदमे में डूबे हुए इंसान की तरह थे। पलक झपकते ही सर्वज्ञ की गाड़ी वहां से निकल गई। यार, आप सब लोग क्या अपने दिव्य दृष्टि से यही से सब कुछ देखोगे? अरे हम बाराती हैं, चलो जल्दी। मैं शिवम को फोन करता हूँ, वो दादा दादी को लेकर वहीं आ जाएगा। मलंग ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सौभाग्य भैया को फोन कर देता हूँ, वो भी लक्ष्मी भाभी को लेकर वहां आ जाए। रुद्रांश ने जल्दी से अपनी पॉकेट से फोन निकलते हुए कहा। सभी लोग अपनी पॉकेट में से फोन निकालकर परिवार वाले लोगों को फोन करने लगे थे, लेकिन तभी सभी लोग रुककर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पर कहाँ आ जाए? सभी ने एक साथ कहा। सर्वज्ञ तो बात कर ही नहीं गया था कि वो शादी के लिए चांदनी को कहाँ लेकर जा रहा था। चमगादड़ सी शक्ल का ये भी नहीं बात कर गया कि शादी कहाँ करने जा रहा है। हम लोग क्या अब इसे पूरे शहर में नाचते हुए ढूंढे? मल्हार ने अपने कमर पर अपने हाथ रखते हुए कहा। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी उतावले भैया शादी के लिए है, मुझे तो लगता है जब तक हम पहुंचेंगे तो उनकी सुहागरात भी हो गई होगी और हमारे हाथ में सीधा हमारा भतीजा ही आएगा। रुद्रांश ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी एक पल के लिए हंसने लगे और नजरें चुराने लगे। अगले ही पल सभी लोग सर्वज्ञ को कॉल करने लगे, लेकिन वो तो कार चलाने में बिजी था। रुद्र ने फिर सीधा चांदनी को कॉल किया। 2 बेल बजाने के बाद ही चांदनी ने कॉल उठा लिया। चांदनी से बात करने के बाद पता चला कि सर्वज्ञ इस वक्त अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहा था, जहां उसने शिवम को पहले ही कॉल करके शादी की तैयारी करने को बोल दिया था। डन। चांदनी इस वक्त घबराई हुई ड्राइवर सीट के साथ वाली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और बार बार सर्वज्ञ को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसे ऐसे अचानक से ये कदम उठाने की जरूरत नहीं थी। सर्वज्ञ, शांत हो जाइए। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अपने विराट को उसके की सजा दे तो दी ना। वैसे भी कुछ दिन तो रहे हैं शादी में। आज बिना दादा दादी के आशीर्वाद के आप इस तरह से। चांदनी ने इतना ही कहा था कि सर्वज्ञ ने उसकी बात काट दी। शादी तो आज ही होगी स्वीट हार्ट, और हर हाल में होकर रहेगी। तुम आज ही मिस चांदनी से मिसेस चांदनी सर्वज्ञ सिंह राजावत बनोगी। तुम चाहो तो अपनी दोस्त रागिनी को बुला लो। मैं अच्छे से जानता हूँ अपनी बंदर सेना को। वो लोग दादी दादा के साथ वहीं पहुंच जाएंगे, इसलिए उन 2 ओल्डी गोल्डी की टेंशन तो मत करो। सर्वज्ञ ने गाड़ी का गियर चेंज करते हुए स्पीड बढ़कर बोला। उसे देखकर अब चांदनी समझ गई थी कि सर्वज्ञ को समझाने का कोई फायदा नहीं था। आज वो सच में ये शादी करके ही रहने वाला था। चांदनी फिर सीट पर पीछे होकर बैठ गई। लगभग 20 मिनट बाद सर्वज्ञ चांदनी के साथ अपने फार्म हाउस पहुंच गया। चांदनी का तो अभी भी मन नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे लगा बस वो दोनों परिवार के बिना शादी करने वाले थे। जब वो दोनों हाल में पहुंचे तो पंडित जी के साथ पूरा मंडप सजा हुआ था। शिवाय के साथ सर्वज्ञ के और भी कुछ बाउंसर वहां पर थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे थे। कांग्रेचुलेशंस बॉस, कांग्रेचुलेशंस भाभी, सभी ने एक साथ सर्वज्ञ और चांदनी को देखते हुए बोला। अबे शादी तो हो लेने दो पहले, उसके बाद कांग्रेचुलेशंस रख लूंगा तुमसे। साथ ही यहाँ पर कोई लड़की नहीं है क्या जो मेरी होने वाली बीवी को सजा सके? सर्वज्ञ ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा। जहां पर 6 फुट लंबे सिर्फ उसके सांड जैसे बाउंसर थे। मैं हूं ना भैया, मैं करूंगी आपकी दुल्हन को रेडी। सभी का ध्यान फिर दरवाजे की तरफ गया, जहां से सौभाग्य लक्ष्मी के साथ अंदर आ रहा था। चांदनी लक्ष्मी को देखकर मुस्कुरा रही थी और सर्वज्ञ सौभाग्य को देखकर। लक्ष्मी चांदनी के पास आकर उसके गले लग गई। कंग्रेचुलेशंस दीदी, फाइनली ये दिन आ ही गया, माही ने चांदी के गले लगे हुए कहा। हाँ, आपके देवर जी की कृपा से। थैंक यू, आप आए, चांदनी ने हल्का हंसते हुए कहा। तभी उसका ध्यान मेन डोर पर गया, जहां से रागिनी अंदर आ रही थी। रागिनी का चेहरे का रंग तो थोड़ा उड़ा हुआ ही था, क्योंकि इतनी बड़ी नामचीन फैमिली में और ऐसी एक्सपेंसिव जगह पर उसने पहली बार कदम रखा था। रागिनी, चांदनी ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा।